आ, ये सोचना कितना अजीब लगता है ना कि जब हम अपना करियर चुनते हैं या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, या अपना लाइफ पार्टनर तक चुनते हैं। एग्जैक्टली तो हमें लगता है कि हम बहुत ही लॉजिकल और सोच समझकर फैसला ले रहे हैं। अक्सर ये मान लिया जाता है कि इंसानी दिमाग एक बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर की तरह है एकदम एक मशीन की तरह जहां आपने फैक्ट्स डाले और उसने बिना किसी गलती के एक परफेक्ट लॉजिकल निष्कर्ष निकाल कर दे दिया। पर क्या हो अगर ये पूरी बात ही एक छलावा हो? मतलब क्या हो अगर वो सारे के सारे सो कॉल्ड लॉजिकल फैसले असल में हमारे छुपे हुए अहंकार या किसी पुरानी जेलसी या सिर्फ समाज में अच्छा दिखने की चाहत ने लिए हों? देखिए, इस विचार को अगर थोड़ा गहराई से देखें तो ये साइकोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों पर से पर्दा उठाता है। सही बात है, क्योंकि ये जो एक भ्रम है ना कि इंसान पूरी तरह से लॉजिक के आधार पर चलता है, ये एक बहुत ही सेफ और कंफर्टेबल थॉट है। हाँ, इससे लगता है कि दुनिया एकदम सॉर्टेड और सिस्टमैटिक जगह है। बिल्कुल। लेकिन जब हम रॉबर्ट ग्रीन की फेमस बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर जैसे काम का डीप डाइव करते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। और वो तस्वीर क्या है? वो तस्वीर ये बताती है कि इंसान तर्कसंगत यानी रेशनल प्राणी नहीं है, बल्कि वो इमोशंस से बना एक ऐसा जीव है जिसने लॉजिक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं को सही ठहराने के लिए करना सीख लिया है। बाप रे। और आज के इस डीप डाइव का मेन मकसद भी यही है। आज हम उस सतह के नीचे झांकने वाले हैं जहां इंसान के असली इरादे पनपते हैं। हाँ, हमें ये समझना है कि इंसानी स्वभाव के पीछे आखिर कौन से छुपे हुए नियम या लॉज काम कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इन नियमों की गहराई को, इस ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लेता है ना, तो वो ना सिर्फ अपनी लाइफ और रिलेशनशिप्स में बेहतर डिसीजंस ले पाता है, बल्कि उन जालों में फंसने से भी बच जाता है जो लोग अक्सर अनजाने में बुनते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि इंसान अंदर से कैसे फंक्शन करता है, हम हमेशा लोगों के बिहेवियर को देखकर हैरानी होते रहेंगे। एग्जैक्टली। रॉबर्ट ग्रीन का ये काम सिर्फ कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज की लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से डिकोड करने का तरीका है कि जब कोई कुछ कहता या करता है तो उसके पीछे का असली क्यों क्या होता है। तो चलिए इस क्यों को डिकोड करना शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात आती है वो है तार्किकता का भ्रम, यानी द इल्यूजन ऑफ रैशनैलिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना? इंसान हमेशा ये क्लेम करता है कि वो हर पहलू का एनालिसिस करके फैसले लेता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ज्यादातर रिएक्शंस, चाहे वो ऑफिस में किसी ईमेल का गुस्से में जवाब देना हो या किसी से बहस करना हो, वो सारी चीजें गुस्सा, इनसिक्योरिटी और ईगो जैसी गहरी भावनाओं से तय होती हैं। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? देखिए, यहाँ जो मैकेनिज्म काम कर रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे बाकायदा बायोलॉजी काम करती है। अच्छा, साइंस जुड़ी हुई है इससे? बिल्कुल। जब इंसान के सामने कोई सिचुएशन आती है तो उसके दिमाग का जो इमोशनल सेंटर है, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो लॉजिकल हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के मुकाबले मिलीसेकंड्स पहले एक्टिव हो जाता है। वेट, यानी हमारा दिमाग लॉजिक लगाने से पहले ही इमोशन फील कर लेता है? एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि बॉडी ने किसी बात पर अपनी इमोशनल प्रतिक्रिया पहले ही दे दी है। इंसान को गुस्सा पहले आता है या उसको डर पहले लगता है, और लॉजिक बाद में आता है। हाँ, उसके बाद वो लॉजिकल दिमाग जागता है और एक बहुत ही चतुर वकील की तरह काम करना शुरू कर देता है। अरे वाह, एक वकील की तरह? हाँ, वो वकील उस पहले से लिए गए इमोशनल फैसले को सही साबित करने के लिए नए नए तर्क गढ़ने लगता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम एक बहुत ही तेज रफ्तार कार चला रहे हों और ये सोचकर खुश हो रहे हों कि स्टीयरिंग व्हील से गाड़ी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। जबकि ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। सच्चाई तो ये है कि स्टीयरिंग व्हील तो सिर्फ दिशा दिखाने का एक छोटा सा भ्रम है। जो चीज हमें अंधधुंध आगे धकेल रही है वो तो बॉनेट के नीचे छिपा एक बहुत ही पावरफुल और शोर मचाने वाला इंजन है। क्या बात है, बहुत सही एग्जाम्पल दिया आपने। है ना? यहाँ स्टीयरिंग व्हील हमारा लॉजिक है और वो भारी भरकम इंजन हमारी इमोशंस हैं। और अक्सर ड्राइवर को पता ही नहीं होता कि वो इंजन के इशारों पर चल रहा है।
और अगर इस एग्जाम्पल को एक कदम और आगे ले जाएं, तो प्रॉब्लम तब भयानक रूप ले लेती है जब ड्राइवर ये मानने से ही इनकार कर देता है कि कार में कोई इंजन भी है। सही कहा, वो मानता ही नहीं कि इमोशंस का कोई रोल है। एग्जैक्टली जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो पूरी तरह से लॉजिकल है, वो असल में अपनी इमोशंस के प्रति सबसे ज्यादा अंधा होता है। हाँ। वो अपने गुस्से या जेलसी को प्रिंसिपल्स या जस्टिस का नाम दे देता है। खुद को जस्टिफाई करता है। हाँ, लेकिन जो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी जड़ें इमोशंस में हैं, वो खुद को रोककर ये सवाल पूछ सकता है कि क्या मैं ये फैसला इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सही है, या इसलिए क्योंकि मेरा ईगो हर्ट हुआ है। और यही ठहराव असली ताकत है। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर हम सब अंदर से इतने ही इमोशनल हैं, अगर हमारा हर कदम उसी शोर मचाने वाले इंजन से चल रहा है, तो फिर इस समाज में लॉजिकल और शांत दिखने का इतना बड़ा नाटक क्यों किया जाता है? द मास्क ऑफ रैशनैलिटी। हाँ, मतलब ये मुखौटा क्यों? अगर इमोशंस ही सब कुछ हैं, तो हम खुलेआम अपनी इमोशंस को बाहर क्यों नहीं आने देते? इसके तार हमारे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और सोशल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। देखिए, इंसानी सभ्यता का विकास ही इस शर्त पर हुआ है कि हम एक साथ मिलकर काम कर सकें, यानी सर्वाइवल के लिए। बिल्कुल। अगर कोई एंशिएंट ट्राइब पूरी तरह से अपनी अनकंट्रोल्ड इमोशंस के हिसाब से काम करती, जहां हर कोई अपने हर गुस्से, हर लालच या डर को बिना किसी रोक टोक के बाहर आने देता, तो वो कबीला कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता। सही बात है, लोग आपस में ही लड़ मरते। एग्जैक्टली। समाज को टिके रहने के लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन ने धीरे धीरे ये सीख लिया कि ग्रुप में बने रहने के लिए अपनी बेतरतीब इमोशंस को लॉजिक के एक सुंदर और एक्सेप्टेबल कवर में लपेटना जरूरी है। तो ये लॉजिक का दिखावा असल में सोसाइटी को बिखरने से बचाने का एक तरीका है। हाँ, वरना खेओस मच जाएगा। यानी अंदर से तो ज्वालामुखी उबल रहा है, लेकिन बाहर से ये जताने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पर है। एकदम सही। यहाँ बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ। क्योंकि जब ये क्लियर हो गया कि इमोशंस ही मेन ड्राइवर हैं, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन सी इमोशन है जो सबसे ज्यादा हावी रहती है। इंसान की सबसे गहरी भूख क्या है? और जो थ्योरी सामने आती है वो है अपनी अहमियत महसूस करने की जरूरत, जिसे यूनिवर्सल नार्सिज्म का नाम दिया गया है। ये ह्यूमन नेचर का एक ऐसा पहलू है जिसे एक्सेप्ट करना अक्सर लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है। हाँ, शब्द ही थोड़ा ऐसा है। बिल्कुल। ये विचार कि हर इंसान के भीतर थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म या आत्ममुग्धता का अंश होता है, थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये लाइफ की एक बेसिक ट्रूथ है जिसे समझे बिना किसी भी इंसान के बिहेवियर का सही आकलन नहीं किया जा सकता। वेट, रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ी असहमति, डिसएग्रीमेंट है। कैसी डिसएग्रीमेंट? क्या हर कोई नार्सिसिस्ट है? आमतौर पर नार्सिसिस्ट शब्द का इस्तेमाल तो एक गाली की तरह होता है ना। हाँ, नॉर्मल बोलचाल में तो वैसा ही है। जब कोई किसी को नार्सिसिस्ट कहता है तो उसका मतलब एक बहुत ही स्वार्थी, क्रूअल या ऐसे इंसान से होता है जिसे दूसरों की फीलिंग से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक क्लिनिकल डिसऑर्डर मानी जाती ना। तो क्या पूरी ह्यूमन रेस मेंटली इल है? नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसे क्लियर करना चाहिए। जब हम यूनिवर्सल नार्सिसिज्म की बात करते हैं तो हम उस एक्सट्रीम मेंटल डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं जहां इंसान सिंपैथी पूरी तरह से खो देता है। तो फिर यहाँ नार्सिसिज्म का क्या मतलब है? यहाँ नार्सिसिज्म का मतलब इंसान के उस बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से है जहां उसकी एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा अपने खुद के अस्तित्व को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने में खर्च होता है। अच्छा, यानी खुद की वैल्यू फील करना। एग्जैक्टली। हर इंसान के अंदर एक साइकोलॉजिकल थर्मोमीटर होता है जो लगातार ये नापता रहता है कि सोसाइटी में, उसके दोस्तों के बीच या उसके ऑफिस में उसे कितना इंपॉर्टेंस मिल रहा है। ओह वाओ, ये थर्मोमीटर वाली बात बहुत रिलेटेबल है ना? और जब वो थर्मोमीटर नीचे गिरता है, यानी जब किसी को लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है या उसका अपमान हो रहा है, तो वो अंदर से टूट जाता है और उसकी रिएक्शन एग्रेसिव हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई, चाहे वो कितना भी शांत या शर्मीला क्यों ना दिखे, अंदर ही अंदर ये आवाज लगा रहा है कि मुझे देखो, मेरी अहमियत समझो, मुझे बताओ कि मेरे होने से कोई फर्क पड़ता है। यही वो मास्टर की है। अगर कोई ये समझ ले कि सामने वाले का गुस्सा, उसकी जिद या उसका नॉन कोऑपरेशन अक्सर किसी लॉजिकल मुद्दे पर नहीं बल्कि उसके आहत हुए ईगो के कारण है, तो पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। सही बात है। फिर आप उसे आर्ग्यू नहीं करते, उसके ईगो को एड्रेस करते हैं। एकदम। जब किसी पर्सन के इस ईगो को,
उसकी अहमियत को थोड़ी सी भी सच्ची मान्यता दे दी जाती है तो उसका डिफेंसिव एटीट्यूड तुरंत कम हो जाता है। रिलेशनशिप्स हों या प्रोफेशनल लाइफ, जो लोग दूसरों को ये फील कराते हैं कि वो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें लॉयल्टी और सपोर्ट आसानी से मिल जाता है। और ये कोई चापलूसी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इंसान की सबसे गहरी साइकोलॉजिकल नीड को समझना है। ये तो एक तरह से लोगों के दिमाग को हैक करने जैसा हो गया। कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी सामने आती है, क्योंकि हर व्यक्ति रिस्पेक्ट और वैलिडेशन पाना चाहता है और उसे पता है कि सोसाइटी कुछ खास तरह के बिहेवियर को ही पसंद करती है। हाँ। तो इसलिए वो खुद को वैसा ही पेश करने लगता है जैसा समाज देखना चाहता है। और यहीं से जन्म होता है द सोशल मास्क का, एक ऐसा मुखौटा जो इंसान के असली चेहरे को पूरी तरह से ढक लेता है। ये मास्क असल में एक डिफेंस मैकेनिज्म है। कोई भी इंसान अपने सबसे गहरे डर, अपनी इनसिक्योरिटीज या अपने सेल्फिश थॉट्स को खुलेआम समाज के सामने नहीं रख सकता। अगर रखेगा तो लोग उसे जज करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एग्जैक्टली। इसलिए इंसान बचपन से ही ये सीख लेता है कि उसे कैसे मुस्कुराना है, कैसे पोलाइट दिखना है और कैसे अपनी कमियों को छुपाना है। वो वही बातें कहते हैं जो दूसरों को सुनने में अच्छी लगें, भले ही वो अंदर से बिल्कुल ऑपोजिट सोच रहे हों। यानी ये पूरी दुनिया, हमारा ये समाज एक बहुत बड़े थिएटर की तरह है। एकदम सही कंपैरिजन है। जहां हर कोई अपना अपना किरदार निभा रहा है। किसी ने बहुत अच्छे और हेल्पफुल इंसान का मास्क पहना है, तो किसी ने स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन बॉस का। सबने अपनी अपनी स्क्रिप्ट रटी हुई है और स्टेज पर बेस्ट एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। असली चेहरा क्या है? ये तो सच में डरावना है। लेकिन एक ऑब्जर्वर के तौर पर असली चैलेंज ये नहीं है कि इस थिएटर को देखा जाए, बल्कि चैलेंज ये है कि इस नाटक के पीछे चल रही रियलिटी को कैसे पकड़ा जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर हर कोई एक्टिंग कर रहा है, अगर सबके पास इतने शानदार मास्क्स हैं, तो कोई बिना शक करने वाला पैरानॉइड इंसान बने लोगों के इस मास्क के पीछे की सच्चाई को कैसे देख सकता है? क्योंकि हम हर किसी को झूठा भी तो नहीं मान सकते ना। इसका सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि शब्दों को इग्नोर करना शुरू किया जाए और बिहेवियर पर बारीक ध्यान दिया जाए। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एब्सोल्युटली। शब्द बहुत सस्ते होते हैं, उन्हें कोई भी आसानी से गढ़ सकता है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि वो टीम वर्क में बिलीव करता है या वो बहुत हॉनेस्ट है। ये उसका मास्क है। तो असली इंसान कब बाहर आता है? असली इंसान तब बाहर आता है जब वो अंडर प्रेशर होता है, जब किसी को कोई देख नहीं रहा होता। तब वो एक वेटर के साथ कैसा बिहेव करता है। ओह, क्लासिक एग्जाम्पल। हाँ। या जब अचानक कोई प्लान बदल जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, या फिर उसकी माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या कह रहे हैं। अक्सर शब्दों और काम करने के तरीके के बीच का जो अंतर होता है, वही इंसान के असली कैरेक्टर की चुगली कर देता है। ये बहुत ही गहरी बात है, शब्दों और बिहेवियर के बीच का गैप। और जब हम लोगों के इन मास्क के पीछे झांकने में कामयाब हो जाते हैं, तो अक्सर हमें कुछ ऐसी इमोशंस देखने को मिलती हैं जिन्हें सोसाइटी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। हाँ, बहुत सी डार्क इमोशंस होती हैं। और उनमें से सबसे डेंजरस, सबसे जहरीली और सबसे ज्यादा छुपी हुई इमोशन है जेलसी, यानी एनवी। एनवी ह्यूमन नेचर का वो हिस्सा है जिसे कोई कभी डायरेक्टली नहीं अपनाता। साइकोलॉजी में इसे सबसे ज्यादा डिनाई की जाने वाली इमोशन माना जाता है। कोई ये आसानी से मान लेगा कि वो बहुत गुस्से में है या वो सैड है, लेकिन कोई इंसान ये कभी कबूल नहीं करना चाहता कि वो किसी से जल रहा है। ऐसा क्यों होता है? जेलसी को एक्सेप्ट करने में इतनी शर्म क्यों आती है? क्योंकि जेलसी को एक्सेप्ट करने का सीधा मतलब ये मान लेना है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे बेहतर है। ओह, यानी ये वही नार्सिसिज्म पर अटैक है। एग्जैक्टली। ये इंसान के उसी यूनिवर्सल नार्सिसिज्म पर डायरेक्ट हमला है जिसकी हमने पहले बात की थी। जब कोई मानता है कि वो जेलस है, तो वो ये मान रहा होता है कि वो वीक है और उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जो सामने वाले के पास है। ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत पेनफुल होगा। बहुत ज्यादा। इसीलिए इंसान का दिमाग इस इमोशन को जेलसी का नाम देने के बजाय उसे नफरत, क्रिटिसिज्म या प्रिंसिपल्स की लड़ाई का नाम दे देता है। अच्छा। वो खुद को समझाता है कि वो सामने वाले की सक्सेस से जल नहीं रहा है, बल्कि वो व्यक्ति उस सक्सेस के लायक ही नहीं है या उसने कोई गलत तरीका अपनाया होगा। ये सच में एक भयानक सच्चाई है। अच्छा। इसका मतलब है कि लोग अक्सर दूसरों की सक्सेस से अंदर ही अंदर तिल मिला रहे होते हैं, भले ही बाहर से वो एक अच्छी मुस्कान वाला मास्क पहनकर तालियां बजा रहे हों। बिल्कुल। वो आपको कंग्रेचुलेट करेंगे, लेकिन मौका मिलते ही किसी छोटी सी बात पर आपकी आलोचना भी कर देंगे। और यही मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स,
एक साइकोलॉजिकल विरोधाभास दिखाई देता है। कैसा पैराडॉक्स? देखिए, एक तरफ हम सक्सेस इसलिए पाना चाहते हैं ताकि लोग हमारी अहमियत समझें, हमें रिस्पेक्ट दें। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हम सक्सेसफुल होते हैं, हमारी वही सक्सेस दूसरों में जेलसी पैदा कर देती है और वो हमसे दूर होने लगते हैं या छुप कर हमारे खिलाफ हो जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर का एक बहुत बड़ा आयरनी है। तो इसका सलूशन क्या है? क्या अपनी अचीवमेंट्स को छुपाकर रखना, एक नॉर्मल सा बनकर जीना ही सबसे सेफ रास्ता है? सक्सेस को पूरी तरह छुपाना तो पॉसिबल नहीं है और ना ही ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन है। यहाँ असली आर्ट है सक्सेस को इस तरह प्रेजेंट करना कि वो दूसरों के लिए थ्रेट ना लगे। वो कैसे होगा? इसके लिए खास स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, जिसे स्ट्रेटेजिक सेल्फ डेप्रिकेशन कहा जाता है। यानी स्ट्रैटेजिकली अपनी ही किसी छोटी सी कमी को हाईलाइट करना। अच्छा, खुद का थोड़ा मजाक उड़ाना या कमजोर दिखाना? हाँ, जब कोई सक्सेसफुल व्यक्ति जानबूझकर अपनी किसी वीकनेस, अपनी किसी पुरानी गलती या अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करता है, तो वो सामने वाले के दिमाग में चल रहे जेलसी के मैकेनिज्म को शांत कर देता है। ओह, आई सी। अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी मेहनत के बजाय लक या अपनी टीम को देना, ये कोई झूठी विनम्रता नहीं है। ये असल में दूसरों के आहत हो सकने वाले ईगो पर एक मरहम लगाने जैसा है। ये एक क्लियर मैसेज देता है कि मैं भी आप जैसा ही एक नॉर्मल इंसान हूँ। एग्जैक्टली। और इससे दूसरे सेफ फील करते हैं। बाप रे, ये सब कितना कॉम्प्लेक्स है। मास्क, नार्सिसिज्म, जेलसी का साइकोलॉजी, अपनी सक्सेस को बैलेंस करना, इन सब चीजों का हिसाब रखते रखते तो कोई भी इंसान थक जाए। सही बात है। बाहर की दुनिया का ये मयोस नेविगेट करना आसान नहीं है। हाँ, लगभग इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। लेकिन इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच एक सोल्यूशन भी मौजूद है, और वो सोल्यूशन बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने खुद के भीतर झांकने में है। यहीं पर ये पूरी डिस्कशन अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंचती है, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मजागरूकता। रॉबर्ट ग्रीन का ये लॉ क्लियर करता है कि दूसरों के नेचर को समझने की कोई भी कोशिश तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक इंसान खुद अपने नेचर को नहीं समझ लेता। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दुनिया की बेहतरीन तस्वीरें खींचने से पहले अपने कैमरा के लेंस को साफ करना। बहुत बढ़िया एनालॉजी दी आपने। है ना? अगर लेंस पर धूल जमी है, उसमें खरोचे हैं, तो बाहर का नज़ारा कितना भी सुंदर या क्लियर क्यों ना हो, जो फोटो निकल कर आएगी वो हमेशा ब्लरी ही होगी। जब तक हम अपने खुद के बायसेस का लेंस साफ नहीं करते, हम लोगों को वैसे नहीं देख सकते जैसे वो हैं। हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। एकदम पॉइंट पे बात की आपने। और इस लेंस को साफ करने का काम, यानी अपनी कमियों का सामना करना, बहुत पेनफुल होता है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तो उसे अपना ही वो नार्सिसिज्म दिखाई देता है जिसे वो दूसरों में देखकर नफरत करता था। उसे अपनी ही वो जेलसी दिखाई देती है जिसे उसने हमेशा जस्टिस या प्रिंसिपल्स का नाम दे रखा था। ओह, यानी जिसको हम दूसरों में जज करते हैं वो हमारे अंदर ही होता है। हाँ, हम अक्सर दूसरों के बिहेवियर में जो फॉल्ट्स निकालते हैं वो असल में हमारी ही कमियां होती हैं जो हम उन पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि ये काम इतना मुश्किल है। किसी दूसरे इंसान के मांस को पकड़ना, उसकी जेलसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान और एंटरटेनिंग लगता है। दूसरों पर उंगली उठाना सबसे आसान काम है। लेकिन अकेले में आईने के सामने खड़े होकर ये एक्सेप्ट करना कि हाँ, मैं भी अटेंशन के लिए तरसता हूँ, मुझ में भी जेलसी है और मेरे भी फैसले अक्सर मेरे डर से तय होते हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ये शैडो वर्क यानी अपनी इन डार्क इमोशंस का सामना करने की हिम्मत जुटा लेता है, उसके अंदर एक मैजिक जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वो कैसे? जब आप अपनी खुद की कमजोरियों और अपने अंधेरे हिस्सों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप अचानक दूसरों की कमियों के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव और फॉरगिविंग हो जाते हैं। आप लोगों को जज करना बंद कर देते हैं। मतलब हमें समझ आ जाता है कि वो भी उसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। एग्जैक्टली। जब कोई दूसरा व्यक्ति गुस्से से या ईगो से एक्ट करता है तो आप उससे नफरत करने के बजाय उसे समझ पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो दर्द कैसा होता है। यहीं से लोगों के साथ कनेक्ट करने की असली पावर पैदा होती है। तो अगर हम आज की इस पूरी लंबी और डीप डिस्कशन के धागों को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। इंसान कोई लॉजिकल मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो इमोशंस, इनसिक्योरिटीज और सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरतों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है।
हम अक्सर अपनी पूरी लाइफ इस उम्मीद में बिता देते हैं कि लोग बदल जाएंगे या दुनिया हमारे लॉजिक के हिसाब से चलने लगेगी, जो कि कभी नहीं होने वाला। हाँ, तो दुनिया को या लोगों को अपने सांचे में ढालने की कोशिश करने के बजाय ये समझना कहीं ज्यादा जरूरी है कि वो आखिर इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं। सही बात है। जो इंसान अपनी और दूसरों की इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे लाइफ का ये पूरा गेम बहुत क्लियरली दिखाई देने लगता है। और इस समझ के साथ जिंदगी में एक अलग ही क्लैरिटी और पावर आती है। इस पूरी अंडरस्टैंडिंग का अल्टीमेट गोल किसी को नीचा दिखाना या लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं है। इसका गोल है ह्यूमन नेचर की इस रॉ रियलिटी को एक्सेप्ट करना और उसके साथ एक बैलेंस बनाना। जब हम ये मान लेते हैं कि इंसान फंडामेंटली कैसा है, तो हमारी आधी फ्रस्ट्रेशंस अपने आप खत्म हो जाती हैं। लेकिन इन सब बातों ने मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल पैदा कर दिया है। ओह, क्या सवाल है? देखिए, आज हमने डिटेल में देखा कि कैसे हमारी इमोशंस, हमारे सोशल मास्क्स, हमारी छुपी हुई जेलसी और रिस्पेक्ट पाने की अंधी दौड़ हमारे हर छोटे बड़े फैसले को तय कर रही है। हमारा दिमाग किसी सिचुएशन से पहले ही इमोशनल फैसला ले लेता है और फिर हमें लगता है कि हमने रैशनली सोचा है। तो सवाल ये है, अगर हमारा हर बिहेवियर, हमारी ज़रूरतें और हमारे इमोशंस बायोलॉजी और साइकोलॉजी के इन एंशिएंट छुपे हुए लॉज से इतनी गहराई से कंट्रोल हो रही हैं, हाँ, तो फिर हमारी लाइफ में हमारी फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा का असल में कितना हिस्सा बचा है? वाओ, ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या हम सच में अपने लाइफ के फैसले खुद ले रहे हैं, या हम सिर्फ एवोल्यूशन और साइकोलॉजिकल रूल्स पर चलने वाली बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैं जो बिना जाने उस इमोशनल इंजन के इशारों पर भाग रही हैं और खुद को आजाद समझने का भ्रम पाल रही हैं? ये डेफिनेटली एक ऐसा थॉट है जिस पर घंटों सोचा जा सकता है। मुझे लगता है ये एक ऐसा विचार है जो हर किसी को मजबूर कर देगा इस पर अकेले में बैठकर थोड़ा गहराई से सोचने के लिए।